2006 में बीजेपी वहां पर शून्य में थी और 20 साल के अंदर 206 का आंकड़ा, मतलब ये सफर, ये अपने आप में, ये सामान्य राजनीतिक दल इस तरह से नहीं, देखो ये वजह क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की क्रम विकास ग्रोथ को आप देश में देखिए। हम जनसंघ के समय से हम लोगों की एक पैटर्न था ग्रोथ की। फिर माननीय स्वर्गीय अटल जी के नेतृत्व हमको मिला, आडवाणी जी के नेतृत्व मिला, उस समय में एक बड़ा जंप हुआ। पिछले 2014 के उपरांत जब देश की दायित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उनके साथ एक योग्य टीम संगठन में और सरकार में काम कर रही है, उस समय में हमारी जो रणनीति रह रही है, आखिर हमारे उद्देश्य लोगों के कल्याण करना, सेवा करना, उसके लिए अच्छा नीति चाहिए, योजना चाहिए, मेहनत चाहिए, फल चाहिए, इसमें एक भरोसा बनता है, एक विश्वास बनता है। आज इस प्रकार की भरोसा को प्रधानमंत्री जी ने देशव्यापी प्रतिष्ठित करवा पाए हैं। इसीलिए जो आपको एक ग्रोथ दिख रहा है ना, इस प्रकार की पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम अनेकों राज्यों में, हमने त्रिपुरा में बड़ा जंप किया, हमने हरियाणा में बड़ा जंप किया, हमने महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे। हम उड़ीसा में एक ग्रेजुअल ग्रोथ में हम पहले 3 नंबर से 2 नंबर बने, 2 नंबर से 1 नंबर बने। वैसे ही बंगाल में हम 3 से हम 2 बने पिछले चुनाव में, 19 में हम 2 बने लोकसभा में, 21 में 2 बने, 24 में 2 बने, 26 में 1 नंबर बने। ये तो पॉलिटिकल ग्रोथ है, लीडरशिप के ऊपर विश्वसनीयता और पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की परिश्रम, ये दोनों जब एक मैट्रिक्स पे आ जाता है, फिर अपेक्षित रिजल्ट आ ही जाता है। आप लोगों के फाउंडर मेंबर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से अंग बंग कलिंग वाली जो बात चल रही थी, जाहिर तौर पे इस सपने का पूरा होना बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लग रहा हो। देखिए, बंगाल के चुनाव को मैं ऐसे देखता हूँ, एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, इस देश की पिछले 100 सालों में आपको याद करना पड़ेगा 1905 में बंग भंग क्यों हुआ। उस समय की जो नेतृत्व था बंगाल तो उस समय में देश की राजनीति का एक प्रकार से राजधानी था। थोड़े ही दिन पहले दिल्ली आया था राजधानी। उस समय से बंगों की जो विभाजन हुई, उसके एक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। उस समय से जिस प्रकार से बंगाल की डेवलपमेंट हुई, ईस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, बाद में बांग्लादेश हो, उसमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसकी। मैं मानता हूं इस बार इस सारे जो आक्रोश था लोगों के मन में, बंगाली भाषा की, बंगाली सभ्यता की, बंगाली संस्कृति की, जिसमें महाभारतीयता जुड़ी है, ऑल इंडियनेस जुड़ी है, राष्ट्रीय भावना जुड़ी है, उसमें जो एक कुंठा था कि हमारी जो होनी चाहिए तो नहीं हुई, इस बार एक परिस्थिति बनी, बीजेपी के ऊपर भरोसा बनी, प्रधानमंत्री जी की बातों पे बंगाल की जनता ने आस्था जताई। उसी में इस सही श्रद्धांजलि जो कॉज के लिए श्यामा प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया था, देश चलना कैसे चाहिए, देश की सोच कैसे होनी चाहिए, उसमें बंगाल की राजनीति की बड़ा प्रभाव था। उस बंगाल की राजनीति को अभी भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दे रहा है। ये बहुत ही पार्टी के, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, देश भर की बीजेपी कार्यकर्ताओं को, हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं को एक सुकून आई कि हमारी जो विश्वास है, हमारा विश्वास है, हमारा जो विचार कोई अनायास झटके में नहीं बना था, कोई रिएक्शनरी नहीं बना, हमारी एक सोची समझी सोच है। और बंगाल के इक्वेशन को और आगे समझेंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पीएम का फोकस बहुत था पूर्वोत्तर पे, और 2014 के बाद से ही देखें तो ऐसा लगता है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर, उनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है, वेलफेयर स्कीम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक तरह से लेबोरेटरी बना हुआ है, उसका ये नतीजा आ रहा है। निश्चित रूप में इसको देखिए, मैं आता हूँ उड़ीसा से। मैं पिछले 12 साल में मेरे को माननीय प्रधानमंत्री ने अवसर दिया, मैं ऐसा कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं देखता हूं जिसमें देश की विकास की योजना नहीं होती है और उस विकास की योजना में पूर्वी भारत की लायन शेयर नहीं होती है। यहाँ हिस्टोरिकली हम बहुत पीछे थे। अगर आज सड़क में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती है तो सबसे ज्यादा लाभार्थी, कहाँ ज्यादा नहीं सड़क बना था, पूर्व भारत में नहीं बना था। अगर बाढ़ सुखाड़ की इलाका कहीं ज्यादा था तो पूर्व भारत में था। अगर यहाँ गरीबी कहाँ था, कामकाजी लोग कहाँ सबसे ज्यादा देश की है, माइग्रेटरी लेबर कहाँ है, बिहार की है, झारखंड की है, बंगाल की है, उड़ीसा की है। इस सब इलाका में अगर रोजगार सृजन होता तो लोग बाहर क्यों करने जाते। आपको उज्ज्वला मैन भी कहा गया है, जब आपकी मिनिस्ट्री ने वो स्कीम लागू किया, उसमें पूर्वी भारत में उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहा।
क्या उस समय संदेश रहता था पूर्वी भारत को लेकर पीएम मोदी का? उसमें पूर्वी भारत की जब कल्पना करते थे प्रधानमंत्री जी बहुत सार्वजनिक मंच में कहे, जब तक भारत माता की दोनों भुजाएं इकट्ठा नहीं होते हैं तब देश की विकास नहीं हो पाएगा। हम अपीजमेंट नहीं करते हैं, तुष्टिकरण हमारी मॉडल है सैचुरेशन, सभी के लिए कर दो। जब आप कुछ चंद लोगों के लिए करोगे तो फिर किसको दोगे? प्रायोरिटाइज करोगे, फिर आपकी पसंद के लोगों को दोगे, पार्टी वालों को दोगे। बंगाल को क्या किया गया था? सुविधा सत्ताधारी लोगों को ही मिलेगा। मोदी जी की मॉडल है सत्ता सबको, सुविधा सबको मिलेगा, सत्ता से संपर्क नहीं, आवश्यकता से संपर्क। ये मैं इस चुनाव को इसलिए मानता हूं देवेंद्र जी, ये हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की एंडोर्समेंट है, हमारा विचारधारा की एंडोर्समेंट है, हमारे आइडियाज की एंडोर्समेंट है, हमारी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की एंडोर्समेंट है। ये स्वीकृति इस बार चुनाव में हमको मिला। नहीं तो पौंडीचेरी में हम दोबारा जीते, असम में तीसरी बार जीते, केरल में हम सम्मानजनक खाता खुले, अच्छे 14-15% वोट इकट्ठा करे। ये सब नहीं होता अगर हमारी पॉलिसीज को एंडोर्स नहीं होता समाज के द्वारा। बंगाल के हिसाब से अगर देखें तो जैसे 2016 से 3 सीट, उसके बाद 19 में लोकसभा में ज़बरदस्त सफलता हासिल हुई, 18 सीट, फिर 21 में विधानसभा में 3 से 77 बढ़े, लेकिन जितना हाइप था उस हिसाब से सरकार बनाने को लेकर नहीं हुआ। फिर 24 लोकसभा में लोकसभा का आंकड़ा भी घट गया। तो इस बार 24 के बाद अभी तक ऐसा क्या हो गया कि इतनी शानदार सफलता हासिल हुई? मैं बताऊं आपको, पिछले 50 साल में बंगाल की पॉलिटिकल प्रोसेस क्या हुआ था। पहले 34 साल कम्युनिस्टों की, बाद में इनके पास 15 साल, लगभग 49-50 साल। इसमें एक प्रमुख सत्ता, विरोधियों को दबाओ, कोई हमसे असहमत होता तो तक उसको कुचल दो, भय संत्रास दिखा दो उसको। ये प्रजातंत्र की विपरीत चीज है। कम्युनिस्ट और ममता जी दोनों ने अपनाया था एक ही पंथ, पर कम्युनिस्टों ने अपना कैडर को अपनाया था, पहले कैडर को सब मिलेगा। ममता जी ने माइनॉरिटी को पकड़ा, पहले मेरे वोट बैंक सुरक्षित हो जाए। ये जो दिवालियापन था ना, समाज कभी दिवालियापन को स्वीकार नहीं करता है, समय लेता है, समय लिया, परिवर्तन हो गया।